सुप्रभात प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी अपने घरों में एकदम सुरक्षित हैं और टीचर के द्वारा जो काम दिया जा रहा है आप उसे भी बहुत ईमानदारी से और बहुत अच्छे से कर रहे हैं। तो बच्चों, आज हम आपकी हिंदी की पुस्तक वसंत का पाठ 16 जिसका नाम है पानी की कहानी, इसे करेंगे। पानी की कहानी सुनने से ही बच्चों आपको पता चल रहा होगा कि इसमें किसके बारे में बात की जा रही है। पानी की कहानी के बारे में। तो बच्चों, इसमें जो पानी की कहानी है ये वो खुद ही बता रहा है अपनी कहानी के बारे में। अब कैसे बता रहा है, क्या है, वो अभी मैं आपको बताती हूँ। पाठ का सार आप बड़े ध्यान से सुनेंगे, उसके बाद मैं आपको 1 बाय 1 उसके बारे में बताऊंगी। पानी की कहानी। इस पाठ में बच्चों लेखक ने, जिनका नाम है श्री रामचंद्र तिवारी जी, लेखक ने पानी के चक्र का वर्णन किया है और वो भी बहुत रोचक ढंग में। इसमें लेखक ने कल्पना यानी कि इमेजिनेशन, कल्पना और वैज्ञानिक तथ्यों का सहारा लेकर ओस की एक बूंद की जीवन यात्रा के विषय में बताया है। उसकी मतलब कि उसकी जीवन की यात्रा कैसी है उसके बारे में बताया गया है। और यह ओस की बूंद अनेक अवस्थाओं में सूर्यमंडल, वायु, बादल, समुद्र, ज्वालामुखी, नदी और नल के जल से होते हुए पेड़ के पत्ते तक की यात्रा करती है। और ओस की बूंद अपनी कहानी आत्मकथात्मक शैली में स्वयं सुना रही है। अब जब ये आप इस पाठ को सुनेंगे, इस पाठ में जो बात हो रही है वो जो ओस की बूंद है वो खुद बता रही है। आपने देखा होगा जब आप ओस पड़ती है, हम घर से बाहर निकलते हैं तो हमारे ऊपर ओस गिरती है। तो जब हम अपने शोल्डर पे चेक करते हैं या अपने बाजुओं पे चेक करते हैं तो हम देखते हैं कि ओस की बूंद छोटे छोटे दानों के रूप में, जैसे छोटी छोटी बूंदें होती हैं ओस की, वो हमारे ऊपर गिरी होती हैं। तो वो जो ओस की बूंदें हैं उसमें से एक बूंद अपने बारे में अपनी कहानी जो है आत्मकथात्मक शैली में स्वयं सुना रही है। देखिए बच्चों, बूंद बेड़ की झाड़ी से हथेली पर। लेखक रास्ते पर आगे बढ़ता जा रहा था कि बेड़ की झाड़ी से मोती जैसी एक बूंद, उसकी बूंद मोतियों की तरह लगती है, जैसे पर्ल होते हैं, एक बूंद उसकी कलाई पर आकर गिरी। और यह देखकर लेखक बहुत हैरान हुआ, उसे बहुत आश्चर्य हुआ कि पानी की वह बूंद सरककर हथेली पर आ गई है। और जैसे वो हथेली पर आई, उस बूंद के 2 टुकड़े हो गए और जिनमें से कुछ आवाज आ रही थी। उस बूंद से आवाज आ रही थी, सुनो सुनो। और लेखक कहो कहो कहने पर बूंद ने उससे कहना शुरू कर दिया। बूंद कह रही थी सुनो सुनो, और लेखक के कहो कहो कहने पर बूंद ने कहा कि वह ओस है और वह एक बेड़ के पेड़ से आई है। वह काफ़ी दिनों से बेड़ के पेड़ के आसपास घूम रही थी कि एकाएक वो पकड़ी गई। बूंद कैसे पहुंची बेड़ के पेड़ पर? बूंद ने बताया कि बेड़ का पेड़ जड़ के रूप में जमीन में भी काफ़ी गहराई तक फैला हुआ है और उसकी जो जड़ों के रोए हैं उसके जैसे जल कणों को बलपूर्वक पृथ्वी से खींच लेते हैं। और उस पेड़ को बड़ा बनाने के लिए उसके जैसे यानी कि बूंद के जैसे अनेक भाइयों ने अपने प्राणों का त्याग किया है। और वह बूंद भी एक दिन भूमि के खनिजों को अपने में घोले आनंद से घूम रही थी कि उसे एक रोए ने अवशोषित कर लिया और ऐसा लगा कि फिर उसे कोई आगे धक्का दे रहा है। आगे से एक बूंद उसका हाथ खींचकर ऊपर ले जा रही थी और यह बूंद 3 दिन तक किसी तरह कठिनाई सहकर जैसे तैसे पत्ते के नन्हे नन्हे छेदों से होकर निकल भागी। नन्हे नन्हे छेदों से, जैसे पत्ता है, पत्ते के बीच में छेद हुए होते हैं कई बार, और उसके ऊपर जैसे ओस गिर जाती है तो वो ओस जो है बूंदे बनकर
उसकी बूंदें बन जाती हैं और वो छेदों में से निकल जाती हैं। लेकिन उस समय सूर्य अस्त हो चुका था, इसलिए बूंद वायुमंडल में ना उड़ सकी और वह अपने भाग्य पर भरोसा कर पत्तों पर ही रुकी रही। बूंद के पुरखे सूर्यमंडल में। अब विचित्र घटनाओं से परिपूर्ण अपने जीवन के विषय में सुनाते हुए बूंद कहती है, क्या कहती है कि बहुत समय पहले उसके यानी कि बूंद के पुरखे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, आपकी किताब में बेटा ऐसे लिखा हुआ है लेकिन हम इसे बोलेंगे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, कि बहुत पहले उसके पुरखे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन नामक दो गैसें सूर्यमंडल में लपटों के रूप में विद्यमान थी। यह उस समय की बात है जब ब्रह्मांड होता है बेटा संपूर्ण लोक, द यूनिवर्स, कि जब ब्रह्मांड में उथल पुथल मची थी और अनेक ग्रह उपग्रह बन रहे थे। बूंद के पुरखे सूर्य के धरातल पर नाचते रहते थे। एक दिन सूर्य से लाखों गुना बड़ा प्रकाश पिंड सूर्य की ओर बढ़ने लगा। उसकी आकर्षण शक्ति से सूर्य का एक भाग टूटकर गिर गया और यह भाग कई टुकड़ों में टूट गया। उन्हीं टुकड़ों में से एक हमारी पृथ्वी भी है। आग का गर्म गोला ठंडा हुआ। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की क्रिया के फलस्वरूप दोनों का कोई अस्तित्व ना बचा और वह बूंद पैदा हुई। फिर यह भाप के रूप में पृथ्वी के आसपास घूमती रही और होश आने पर बर्फ के रूप में स्वयं को पाया। जब उसे होश आया तो वो बर्फ बन चुकी थी और बूंद का आकार अब 17वें भाग के बराबर ही रह गया था। चारों ओर फैली बर्फ पर जब सूर्य की किरणें पड़ती थी तो उसका सौंदर्य चारों तरफ बिखर जाता था। वहाँ हम कई लाखों वर्षों तक आनंदपूर्वक जीवन बिताते रहे। ये बूंद अपने बारे में बता रही है। ठोस बूंद पहुंची समुद्र में। अब बूंद को एक दिन ऐसा लगा जैसे वह सरक रही हो। बड़ी कोशिश के बाद पता चला कि बूंद के नीचे कई भाई दबकर पानी बन चुके हैं। उनका ठोस शरीर तरल बन चुका था। यह बूंद किसी बहते बहते समुद्र में जाकर गर्म धारा से मिल गई और उस गर्म धारा को ठंडक पहुंचाने के क्रम में वह पिघलकर पानी बनी और समुद्र में मिल गई। लेकिन समुद्र का जो पानी होता है वो खारापन होता है, उसमें खारापन होता है पानी में। तो समुद्र का खारापन बूंद को असह्य था, उसे अच्छा नहीं लग रहा था। उसका जी मिचलाने लगा, पर धीरे धीरे उसने सहन करना सीख लिया। उससे सब कुछ सहन होने लगा। बूंद चली समुद्र की तह में, समुद्र के नीचे। अब लंबे समय तक समुद्र की तह पर घूमने के बाद बूंद का मन उसकी तह में जाने को हुआ। मार्ग में उसे विचित्र जीव जंतु मिले। समुद्र में अलग अलग से विचित्र प्राणी होते हैं, जीव जंतु होते हैं। उसने धीरे रेंगने वाले इसको बेटा घोंघे, इसकी मैं पिक्चर आपको दिखाऊंगी जब हमारी क्लास लगेगी, तो मैं आपको इसकी पिक्चर भी दिखाऊंगी। जालीदार मछलियाँ, कई मन भारी कछुए, मनुष्य से कई गुना लंबी 8 हाथों वाली मछली, प्रकाश युक्त सुंदर मछली देखी उसने। तरह तरह के जो जीव जंतु होते हैं वो समुद्र में होते हैं। समुद्र की तह में बूंद ने छोटे ठिगने मोटे पत्ते वाले पेड़ भी देखे। वहाँ भी पहाड़ियाँ थी और घाटियाँ थी जिनमें नाना प्रकार के यानी कि अनेक प्रकार के निपट, अंधे और महा आलसी जीव भी रहते हैं। बूंद को ऊपर आने में 3 मील दूरी तय करनी थी, इसलिए वह ऊपर आने के बजाय समुद्र की गहराई में धंसती चली गई। ज्वालामुखी विस्फोट से बूंद पहुंची पहाड़ पर। बूंद अपने अन्य भाइयों के साथ समुद्र की गहराई में धंसते धंसते पृथ्वी के भीतर एक खोखले स्थान पर पहुंची। यहाँ बूंद सबके साथ मिलकर पृथ्वी के भीतर छिपे रहस्य को खोजने निकल पड़ी।
आगे जाते जाते बूंद लाल पीली चट्टानों के पास पहुंच गई, जहां धातुएं बहने को उतावली हो रही थी। इस स्थान से कुछ दूर तापमान बहुत ऊंचा हो रहा था, जिससे कि अचानक एकदम से विस्फोट हो गया। और यह विस्फोट देखकर बूंद और उसके कुछ साथियों ने क्या किया, वो एक साइड हट गए। और अभी बूंद कुछ ही दूर हटी होगी कि एकदम से विस्फोट हो गया और बूंद ज्वालामुखी के इस विस्फोट के साथ ऊपर आ गई। अब ऊपर आकाश में एक बड़े भापदल के साथ मिलकर वह हवा की पीठ पर सवार होकर आकाश में स्वच्छंद किलोले करती फिर रही थी। स्वच्छंद मतलब मुक्त होकर किलोले करती फिर रही थी। अनेक भाप जल कणों के मिलने के कारण बूंद भारी होकर नीचे झुक गई और एक पहाड़ पर गिर पड़ी। बूंद पहाड़ से सरिता होती है नदी। बूंद पहाड़ों में एक पत्थर से दूसरे पत्थर पर कूदने और किलकारी मारने लगी। बूंद और उसके दोस्त एक चट्टान पर कूदे। इस प्रहार से चट्टान टूटकर खंड खंड हो गई। बूंद की इच्छा समतल भूमि देखने की थी, इसलिए वह छोटी सरिता में मिल गई। छोटी नदी होती है ना जैसे, वो उसमें मिल गई। सरिता में उसके दिन बहुत अच्छे बीत रहे थे। उसके बाद क्या हुआ, यूं आई बूंद बेर के पेड़ पर। सरिता में बहती बूंद एक नगर के पास पहुंची। वहां उसे एक मोटे नल ने खींच लिया। कई दिन तक उसमें भटकने के बाद उसे एक जगह टूटा होने के कारण वह मोटे नल से भाग निकली और जमीन पर आ गिरी। बूंद पृथ्वी में समा गई और घूमते घूमते इस बेर के पेड़ के पास आ गई और पेड़ की जड़ों से खींचकर वह पत्तों तक पहुंची। अब जब ये सब कुछ हो रहा था, इसके बाद एकदम तक इस समय तक सूर्य निकल आया था और बूंद का आकार घटा और फिर वह लुप्त हो गई। यानी कि जब सूर्य निकला तो जो छोटी सी बूंद थी वो उसका आकार धीरे 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 छोटी होती गई और फिर एकदम से लुप्त हो गई। तो बच्चों, इस पाठ में ओस की बूंद ने अपने बारे में बताया है कि कैसे बूंद पेड़ की झाड़ी से हथेली पर आई और फिर उसके बाद कैसे वो पहुंची बेर के पेड़ पर और फिर उसके पुरखे सूर्यमंडल में। फिर वो जो बूंद थी वो कहाँ पहुंची, समुद्र में। उसके बाद वो समुद्र की तह में गई, वहाँ पर विस्फोट हुआ तो वहाँ से वो बूंद पहाड़ पर आ गई और फिर पहाड़ से वो कहाँ चली गई, सरिता में चली गई और सरिता से फिर वो बेर के पेड़ के पास आ गई। उस समय तक सूर्य निकल आया था और बूंद का आकार घटा और वह लुप्त हो गई। तो बच्चों, इस पाठ को आपने अपनी किताब में भी बहुत अच्छे से पढ़ना है और इसके प्रश्न उत्तर करने की कोशिश करनी है।